हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर के बहुत ही बेसिक चीज़ें। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं हम हमारा आज का चैप्टर। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप सबको पता है कि हमें आज़ादी कब मिली। हमें आज़ादी मिली थी 1947 में। ठीक है, ब्रिटिशर्स हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए 1947 में। और आज़ादी के साथ, इंडिपेंडेंस के साथ हमें एक और चीज़ मिली थी, वो था पार्टीशन। इंडिया डिवाइड हो गया था टू कंट्रीज़ में, इंडिया एंड पाकिस्तान में। अभी डिवाइडेशन स्टूडेंट्स इतना भी आसान नहीं था। इस डिवाइडेशन के थ्रू क्या हुआ, बहुत से लोग मारे गए, एक नई कंट्री का जन्म हो गया था जिसके साथ हिंसा साथ आई। मतलब क्या है कि इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइडेशन इतना इजी नहीं था। पार्टीशन करते वक्त इंडिया और पाकिस्तान में जितने भी लोग थे जो क्या कर रहे थे, एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर की तरफ जा रहे थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे थे, तो उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पहले क्या था, इंडिया एक ही था, पाकिस्तान नहीं था। ये इंडिया और पाकिस्तान पूरा ही एरिया आ जाता था। रुकिए, मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर बना के दिखा देती हूँ। ये अगर मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक है, तो इसी में से जो कुछ पार्ट है वो पाकिस्तान को दे दिया गया। अब क्या हुआ, बॉर्डर्स बनाए गए। पाकिस्तान मतलब जो मुस्लिम मेजॉरिटी होगी, ज़्यादातर मुस्लिम होंगे, वो कहाँ पर रहेंगे, वो पाकिस्तान में रहेंगे। और हिंदू लोग वो कहाँ रहेंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे, यानी कि इंडिया में। ठीक है, तो जब पार्टीशन हुआ था ना, तो इनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया था एक बॉर्डर से एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आने के लिए। इनको बहुत कम टाइम दिया गया था, जिसकी वजह से अब क्या थे, जो यहाँ पर मुस्लिम लोग थे वो कहाँ जा रहे थे, पाकिस्तान जा रहे थे। और जो यहाँ पर हिंदू लोग थे वो कहाँ आ रहे थे, इंडिया आ रहे थे। जिसकी वजह से क्या हुआ, लाखों लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जान गंवानी पड़ी। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, अ मोमेंटियस मार्कर, पार्टीशन और होलोकास्ट। अब ये बताएंगे कि किस टाइप से ये पार्टीशन हुआ, ये जो विध्वंस हुआ था। होलोकास्ट का मतलब विध्वंस, जो ये मतलब इतने लोगों को मारा गया, इतने लोग मर गए, इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ था, इस सब चीज़ों को हम होलोकास्ट बोल सकते हैं। होलोकास्ट एक एक्सप्रेशन को बोल दिया गया है। बहुत से लोग मारे गए, बहुत सी वुमेन्स के साथ भी वॉयलेंस हुई, जिसकी वजह से जो मिलियंस ऑफ पीपल है ना, उनको क्या करना पड़ा, अपनी लाइफ हमेशा के लिए उनकी लाइफ पे ब्रेक लग गया और वो मर गए। लगभग हम मान सकते हैं कि 2 से 5 लाख तक लोग जो थे वो मारे गए थे। ये हमें स्कॉलर्स के थ्रू पता चलता है। लगभग जो 1.5 करोड़ लोग हैं वो कहाँ पर हुए, वो बॉर्डर, कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान जा रहे थे और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ रहे थे। लगभग 1.5 करोड़ थी इनकी संख्या। अब इन्होंने क्या कर दिया, अब जो लोग क्या हो रहे थे, एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे थे। मान लीजिए कोई ऐसा मुस्लिम है जो पहले इंडिया के क्षेत्र में, इंडिया के एरिया में रहते थे, तो अब क्या है, वो पाकिस्तान शिफ्ट होना पड़ेगा उनको मजबूरन। जिसकी वजह से उनको अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स, अपनी ज़मीन जहाँ पर वो खेती करते होंगे, अपनी जो बचपन की यादें हैं, वो सब छोड़कर कहाँ है, इस डिवाइडेशन के कारण जाना पड़ेगा अपने देश। तो इस टाइप का बहुत ज़्यादा माहौल हुआ उस टाइम पे। अब ये नहीं कह सकते कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ये डिवीज़न हुआ बस ये 1 दिन की कहानी थी या 5 दिन की कहानी थी। लगभग ये जो सिस्टम चला वो 16 महीने यानी कि 16 मंथ्स चला था। अब इसको जो ये हुआ, ठीक है, पार्टीशन हुआ, इसको लोगों ने अलग अलग नेम दिए। किसी ने दिया मार्शल लॉ, किसी ने किलिंग्स से इसको रिप्रेजेंट किया, किसी ने इसको डिस्टर्बेंस से रिप्रेजेंट किया। अब क्या था, लोग बहुत सारे मारे गए, ठीक है, वुमेन्स के साथ वॉयलेंस हुआ, जो घर थे उनको आग लगा दी गई थी, बहुत ज़्यादा लूटपाट की गई। और इसी दृश्य को, इसी एक्सप्रेशन को अच्छे से बताने के लिए इसको क्या वर्ड यूज़ किया गया है, इसको वर्ड यूज़ किया गया है होलोकास्ट। क्या वर्ड यूज़ किया गया है स्टूडेंट्स, होलोकास्ट। ठीक है, तो ये बहुत ईजी था, ये हमारी स्टार्टिंग थी चैप्टर की। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है द पावर ऑफ स्टीरियोटाइप्स, यानी कि जो जिनकी सोच रूढ़िवादी होती है ना, उनकी क्या पावर थी, हम देख लेते हैं इसको भी। ड्यू टू द पार्टीशन, बंटवारे की वजह से, बोथ कंट्रीज कंटिन्यूसली हेट ईच अदर। अब पार्टीशन हुआ इसलिए दोनों कंट्रीज के बीच में क्या है,
नफरत ही तो पैदा हुई है। देखिए, अगर मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान का आज क्रिकेट का मैच है, तो लोग जो इंडिया वाले हैं और पाकिस्तान वाले हैं बहुत अपना सब काम छोड़कर भी देखते हैं, ताकि क्या हो सके, ताकि उनकी ही कंट्री जीते, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, दुश्मन कंट्री है, वो ना जीत पाए। तो मतलब हेट हो गई थी लोगों को एक दूसरे से पार्टीशन की वजह से। सम पीपल मिस्टेकली बिलीव दैट द लॉयल्टीज ऑफ इंडियन मुस्लिम्स लाई पाकिस्तान। मतलब क्या है कि कुछ को ये शक भी करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई मुस्लिम रहते हैं, इंडियन मुस्लिम्स हो गए या वो, तो वो क्या है, वो पाकिस्तान की तरफ ही हैं। मतलब बहुत ज़्यादा गलत सोच है उनकी, ये रूढ़िवादी है, वो स्टीरियोटाइप सोच है उनकी। सम पीपल थॉट दैट मुस्लिम आर क्रूल। कुछ लोग सोचते हैं जो मुसलमान हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कट्टर होते हैं, और क्या होते हैं, और डिसेंडेंट्स होते हैं इन्वेडर्स के, यानी कि जिन्होंने लड़ाइयाँ करवाई, जिनकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गया, इन्हीं के वो क्या हैं, वंशज है, जो मुस्लिम्स हैं। तो ये सोचना गलत है स्टूडेंट्स। किसी भी पर्सन को कास्ट से रिलेट कर कर उसकी सोच का अंदाज़ा लगाना एक बहुत ही घटिया सोच की निशानी है। अगर कोई कह दे मुस्लिम है वो इसलिए वो पर्सन अच्छा नहीं है, तो ये बहुत गलत है। अगर कोई कह दे कि वो पर्सन हिंदू है तो इसलिए वो अच्छा नहीं है, तो ये उससे भी ज़्यादा गलत है। मतलब किसी की सोच को, किसी के रिलीजन को देखकर हम उसकी सोच का फैसला नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अधिकार ही नहीं है। हिंदूज आर काइंड, लिबरल, प्योर एंड चिल्ड्रन ऑफ द इन्वेटेड। मतलब क्या है कि हिंदूज को कंसीडर किया गया है कि वो उदार हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्योर है, और मुस्लिम्स को कहते हैं कि कठोर है। ये बहुत गलत सोच है स्टूडेंट्स, और दिस स्टीरियोटाइप्स हैज़ ऑलवेज ऑल्सो सीन इन पाकिस्तान, और यही टाइप की सोच पाकिस्तान में भी देखने को मिलती है। सम पाकिस्तानी फील दैट मुस्लिम्स आर फेयर। और कुछ पाकिस्तानी सोचते हैं जो मुस्लिम है वही साफ़ है, ब्रेव भी हैं, ठीक है, और वो क्या है, उसके बाद ये भी बताया गया कि वो क्या है, वेजिटेरियन है, ठीक है, मतलब क्या है, मीट ईटर्स हैं। तो पाकिस्तान ये सोचते हैं कि मुस्लिम ही क्या है, मीट ईटर्स हैं, बट हो सकता है कोई हिंदू मीट ईटर्स हो, ठीक है। मतलब ये सारी सोच का नतीजा है स्टूडेंट्स। वाइल हिंदूज आर डार्क, और उन्होंने कहा जो हिंदूज होते हैं वो अच्छे नहीं होते, दिल के काले होते हैं, कोवर्ड होते हैं, डरपोक होते हैं, ठीक है, पोलीथिस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब क्या है, लोगों को मारने वाले ही होते हैं, और वो वेजिटेरियन होते हैं। तो ये कोई भी ज़रूरी नहीं है जो इनकी सोच चल रही है दोनों देशों के मध्य। हिस्टोरियन क्रिटिसाइड एवरी मिथ मेड बाय देम। हिस्टोरियंस ने जो भी उन्होंने फालतू के ये मतलब कह देते हैं ना कि ट्रुथ फैला रखे हैं, ये क्या है, ये सारी गलत है। हिस्टोरियंस ने प्रूव भी किया इस चीज़ों को। पार्टीशन जनरेटेड मेमोरीज, नफरत, हर्ट्स, स्टीरियोटाइप्स एंड आइडेंटिटीज। पार्टीशन ने बहुत सी चीज़ें कर दी हैं। नफरत जो पैदा हुई है ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान वालों के बीच में, तो वो पार्टीशन का ही नतीजा है। वाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन। अब देखते हैं कि पार्टीशन हुआ ही कैसे और हुआ ही क्यों। कॉम्युलेटिंग पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग हिस्ट्री। तो देखते हैं, कुछ पॉइंट है हमारे पास, इतने बड़ी हमारी हिस्ट्री है, इससे रिलेटेड पूरी बुक भी लिखी जा सकती है, हमारा तो सिर्फ एक चैप्टर है। इन 1909 में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की मुस्लिम्स के लिए। यानी कि इन्होंने कहा कि भाई हिंदू की जो मतलब हिंदू जो है क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को, उनको अलग कर दिया जाए और मुस्लिम्स की एक अलग इलेक्टोरेट बनाई जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट meant that Muslim could now elect their own represented in designated constituencies। इसका क्या मतलब है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज का या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट्स का? इसका ये मतलब है कि मुस्लिम क्या करेंगे, अब खुद ही अपने क्या करेंगे, लीडर्स को चुनेंगे जहाँ से उनको चुनना है। नाउ दे यूज देयर कल्ट टू प्रमोट इट, बट इंडियन पॉलिटिक्स गॉट मोर इम्पैक्ट। अब क्या ये अपने रिलीजन को यूज़ करने लग गए थे पॉलिटिक्स में, सो ब्रिटिश स्टार्टेड पॉलिटिक्स ऑफ कल्ट। और ब्रिटिशर ने अब पता चल गया कि अब क्या करेंगे ब्रिटिशर, हिंदू और मुस्लिम की इसी नफरत का फ़ायदा उठाएंगे ब्रिटिशर। उन्होंने भी क्या कर दिया, ये जो वोटिंग सिस्टम है इसको रिलीजन बेस्ड कर दिया। ड्यूरिंग 20th सेंचुरी के दौरान जो टेंशन है वो क्या कर दी, बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ गई। एग्जाम्पल, म्यूज़िक बिफोर मॉस्क, cow protection movement, and by the efforts of Arya Samaj to bring back to the Hindu fold Shuddhi those who had recently converted to Islam। मतलब अब बहुत ज़्यादा
अजीब चीज़ें होने लग गई थी, अलग अलग मूवमेंट्स भी हुई थी। ठीक है, क्या है कि जो मान लीजिए कि अगर कोई मुस्लिम है तो हो सकता है कि वो काऊ को उतना पवित्र ना मानते हो। हिंदू के लिए तो काऊ बहुत ज़्यादा पवित्र होती है, तो काऊ को बचाने के लिए भी मूवमेंट हुई। मतलब बहुत ज़्यादा अब अलग सिस्टम होने लग गया था। जो आर्य समाज है उन्होंने हिंदू फोल्ड को वापस लाना था, शुद्धि लानी थी। मतलब क्या है, वो उन लोगों को शुद्धिकरण किया जाता था जो क्या हो गए हैं, अब चले गए हैं किसमें, पहले वो हिंदू थे वो मुस्लिम बन गए हैं। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा शुद्धिकरण का इन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना प्रोसीजर। पब्लिसिस्ट बिल्ड देयर कम्युनिस्ट मोबिलाइजिंग पीपल अगेंस्ट द अदर कम्युनिटी, रियोट स्प्रेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब हर जगह जो हमारी कंट्री है उसमें हर जगह इसी टाइप के मुद्दे जो है उठने लग गए थे, इसी टाइप के इश्यूज उठने लग गए थे, रिलीजन बेस्ड इश्यूज की वो उसकी कम्युनिटी सही है दूसरे की कम्युनिटी गलत है, इस टाइप के। एज द सेड इन गरम हवा अ फिल्म ऑन द पार्टीशन, गरम हवा एक फिल्म है जो पार्टीशन बंटवारे के ऊपर बनाई गई है। उसमें क्या बताया गया है, कम्युनल डिसॉर्ड हैपेंड इवन बिफोर 1947। यानी कि जो ये विरोध है ना, मतलब हिंदू और मुसलमान की जो लड़ाई है ये 1947 से पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी, बट इट हैड नेवर लेड टू अपरूटिंग ऑफ मिलियंस फ्रॉम देयर होम्स। बट तब ऐसा नहीं था कि तब क्या हो गया, लेकिन जब पार्टीशन हो गया उसके बाद जो है करोड़ों लोगों का घर छूट गया, करोड़ों लोगों को इस बंटवारे की वजह से सज़ा मिली। तो ये सब किस में बताया गया, गरम हवा एक मूवी थी पार्टीशन के ऊपर बनाई गई थी, तो ये आपने देख ही लिया। फिर हमारे पास टॉपिक आता है स्टूडेंट्स द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937। अब जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे 1947 के, और जो कांग्रेस मिनिस्टर है उनका क्या सिस्टम था। तो 1937 में जो इलेक्शन हुए थे किसके लिए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, ये सबसे पहली बार हुए थे। लगभग 10 से या 12% जो पॉपुलेशन थी उन्हीं के पास राइट था वोट करने का। क्या राइट था उनके पास कि वो वोट डाल सके इस इलेक्शंस में। जो कांग्रेस है उन्होंने काफ़ी अच्छा किया इलेक्शन में, लगभग उनको 5 सीट्स मिल गई थी 11 सीट्स में से, और उन्होंने गवर्नमेंट भी बना ली थी। मतलब क्या था कि 11 सीट है ना, मेजोरिटी में जहाँ पर आएगी सरकार तो गवर्नमेंट यानी कांग्रेस वहीं बना पाएगी ना। अब देखिए क्या होता है ये सिस्टम, चलो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। मान लीजिए एक जो है हमारी पार्टी है बीजेपी, एक हमारी पार्टी है कांग्रेस, और एक हमारी पार्टी है आम आदमी पार्टी यानी कि आप। ठीक है, ये किसी एरिया से खड़े हुए हैं और वहाँ पर 200 मेंबर्स 200 सीट्स हैं। ठीक है, और ये है कि किसी वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी जो मेजोरिटी को क्रॉस कर देगी, 120 सीट्स को क्या है वो क्रॉस कर देगी। ठीक है, मान लीजिए बीजेपी के पास आ गई हैं 126, कांग्रेस के 40, और यहाँ पर इनके पास 30 सीट्स आ गई हैं। तो सरकार किसकी बनेगी स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट किसकी बनेगी, बीजेपी की बनेगी। वही सिस्टम कांग्रेस के साथ हुआ कि उनके पास भी मेजोरिटी थी काफ़ी प्रोविंसेस में। इन द कॉन्स्टिट्यूंसीज रिजर्व फॉर मुस्लिम, और वो कॉन्स्टिट्यूंसीज वो सीट्स जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, कांग्रेस डिड नॉट वेल बट ऑल्सो नॉट टू गुड फॉर मुस्लिम लीग। ठीक है, अब मुस्लिम जो मेंबर थे वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे, वो बिलोंग करते थे मुस्लिम लीग से। ठीक है, तो कांग्रेस ने उतना अच्छा तो नहीं किया जहाँ पर मुस्लिम लोग खड़े हुए थे उन सीट्स पर, तो कांग्रेस ने उतना ज़्यादा तो अच्छा नहीं मतलब परफॉर्म किया, बट मुस्लिम्स के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं, उन्होंने भी कोई ढंग का परफॉर्म नहीं किया था। इन द यूपी में जो मुस्लिम लीग है उन्होंने क्या किया, एक जॉइंट गवर्नमेंट बनाई थी किसके साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर। अब जो कांग्रेस है उनको क्या मिल गई थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई थी प्रोविंस में, सो इट रिजेक्टेड द ऑफर। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज़ को मना कर दिया। कहना क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स, इस बात को समझिए। मान लीजिए कि यूपी में क्या हुआ था, ऐसे मान लो कि 200 सीट्स थी, वहाँ पर कितनी सीट्स थी, मान लेते हैं हम 200 सीट्स थी वहाँ पर। 200 सीट्स में से हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो ये मुस्लिम लीग के लोग हैं, ठीक है, इनको मिल गई थी 40 सीट्स। ठीक है, मतलब ये मान 60 मान लो 60 सीट्स इनको मिल गई थी, और 120 सीट्स किनको मिल गई थी, कांग्रेस को मिल गई थी। और 120 सीट जिसके पास आ गई उसको मेजोरिटी भी मिल गई। अब क्या है, ये कांग्रेस वाले जो मुस्लिम लीग वाले हैं वो क्या चाहते थे, कांग्रेस वाले उनके साथ हाथ मिला ले और वो मिलके क्या बना ले, गवर्नमेंट बना ले यूपी में। पर कांग्रेस बेवकूफ़ थोड़ी ना है, अगर उसको मेजोरिटी मिल ही गई है यूपी से तो वो हाथ थोड़ी ना मिलाएगी मुस्लिम लीग के साथ। तो मुस्लिम लीग क्या चाहती थी कि कांग्रेस वाले उनके साथ मिलकर क्या बनाए, गवर्नमेंट बनाए, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया। सो द लीग फेल्ट दैट इफ इंडिया रिमेन्ड यूनाइटेड, तो लीग को पता चल गया कि अगर इंडिया
यूनाइटेड रहेगा, इकट्ठा रहेगा, तो जो मुस्लिम है उनको कभी भी पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो क्या है, वो माइनॉरिटी में है। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स की कोई चीज़ ज़्यादा है, माइनॉरिटी का मतलब क्या है, कोई चीज़ कम है। तो मुस्लिम लीग वालों को क्या लगा, उनको ये लगा कि जो यहाँ पर हिंदू है वो तो ज़्यादा है, लेकिन हम मुस्लिम जो है वो कम है, तो हम कभी भी क्या कर सकते हैं, हमें पावर नहीं मिलेगी। तो ये उनका सोचना गलत था। द लीग एज्यूम दैट ओनली अ मुस्लिम पार्टी कुड रिप्रेजेंट मुस्लिम इंटरेस्ट। लीग का सोचना ये था कि अगर कोई मुस्लिम पार्टी है वही मुस्लिम्स के बारे में सोचेगी। कांग्रेस एक हिंदू पार्टी है, तो जो लीग है वो क्या करने लगी, लीग वॉज पॉपुलर इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये लीग है ये यूनाइटेड प्रोविंसेस में भी फेमस थी, बॉम्बे में भी और मद्रास में भी। इन द यूपी द पार्टी हैड रिजेक्टेड द मुस्लिम लीग प्रपोजल। यूपी में क्या किया था, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था मुस्लिम लीग का प्रपोजल इकट्ठे सरकार बनाने का, बिकॉज लीग टेंडेड टू सपोर्ट लैंडलॉर्डिज्म विच द कांग्रेस विज्ड टू एबोलिश। लैंड लॉर्डिज्म का क्या है, ये मतलब इस टाइप का सिस्टम होता है स्टूडेंट्स कि बेचारे जो दूसरे किसान लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है, अत्याचार किया जाता है लैंड लॉर्डिज्म के बदले में। मतलब क्या है कि जो उनको ज़मीनें दे दी जाती हैं, उससे भी फिर ज़मीनों से क्या लिया जाता है, उनसे फ़ायदा लिया जाता है। मान लो कि कोई किसान भाई है, ठीक है, किसान है, और उसको क्या कर दिया गया, ज़मीन दे दी गई है, और ज़मीन पर उसको क्या उगाना है, वो बेचारा गेहूँ उगा रहा है, वीट उगा रहा है। अब इसका वीट का मान लीजिए कि 1 टन क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया, 1 टन प्रोडक्शन हो गया, तो 1 टन से जितने उनको पैसे आएंगे ना, मान लो उसको उस पर्सन को 1 लाख रुपए आ गए 1 टन वीट उगाने से, तो 1 लाख में से 80,000 तो क्या कर देंगे वो बेचारे, उस जो किसान है उसका 80,000 तो ये मान लीजिए किराया देने में, टैक्स देने में निकल जाएगा, तो वो किसान खाएगा क्या। इस चीज़ को जो है कांग्रेस हटाना चाहती थी, बट मुस्लिम लीग नहीं हटाना चाहती थी। 1937 में जो मौलाना आज़ाद थे, ये एक कांग्रेस लीडर थे, इन्होंने क्या कहा कांग्रेस के मेंबर्स से, दैट कांग्रेस वर नॉट अलाउड टू ज्वाइन द लीग बट कांग्रेस मैन वर एक्टिव इन द हिंदू महासभा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ज्वाइन तो नहीं करेगी लीग को, बट हिंदू महासभा में जो कांग्रेस है वो क्या है, काफ़ी एक्टिव रहती है, कांग्रेस पार्टिसिपेट भी करती है हिंदू महासभा में। इन दिसंबर 1938 में जो कांग्रेस है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिक्लेयर्ड दैट कांग्रेस मेंबर्स कुड नॉट बी मेंबर्स ऑफ द महासभा। अब क्या है, दिसंबर 1938 में ये बात कर दी गई कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या कहा कि जो कांग्रेस मेंबर है वो महासभा को ज्वाइन नहीं करेंगे। दिस टाइम जो महासभा थी और जो राष्ट्रीय समवायक सेवा संघ RSS, इन्हों के क्या मिलने लगी थी, इनको पावर मिलने लगी थी, स्ट्रेंथ होने लग गई थी इनकी, ये अपनी स्ट्रेंथ गेन करने लग गए थे, ये पावर में आने लग गए थे। बाय 1940 में जो RSS है उनके लगभग 10,000 कार्यकर्ता थे, 10,000 लोग उनके साथ खड़े रहते थे। जो पाकिस्तान, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान रिजोल्यूशन की कि पाकिस्तान रिजोल्यूशन क्या था। द पाकिस्तान डिमांड वॉज फॉर्मलाइज ग्रेजुअली। पाकिस्तान की डिमांड जो है धीरे धीरे बढ़ने लगी और फॉर्मल होने लगी। 23 मार्च 1940 में क्या हुआ, जो लीग है उन्होंने एक रिजोल्यूशन, एक उद्देश्य या फिर हम मान सकते हैं एक ऑब्जेक्टिव पास कर दिया, जिसमें ये बोला गया कि हमें क्या चाहिए, हमें एक क्या चाहिए, मुस्लिम मेजोरिटी के एरिया चाहिए जहाँ पर मुस्लिम्स क्या हो, ज़्यादा में हो। दिस रिजोल्यूशन नेवर मैंशन पार्टीशन और पाकिस्तान। लेकिन इस रिजोल्यूशन में कभी भी पाकिस्तान का या फिर बंटवारे का जिक्र नहीं था। जो सिकंदर हयात खान है उन्होंने पाकिस्तान को क्या किया, अपोज किया, दैट वुड मीन मुस्लिम राज एंड हिंदू राज एल्सवेयर। मतलब क्या, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये बोला कि मुस्लिम राज जो है यहाँ पर होगा और हिंदू राज कहीं भी हो। जो रीज़न था पाकिस्तान डिमांड हैव ऑल्सो बिन ट्रेस फ्रॉम उर्दू पोइट। जो रीज़न है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान चाहिए लोगों को, तो वो हमें उर्दू पोइट के द्वारा भी बताया गया, जो कौन थे, मोहम्मद इकबाल थे, जिन्होंने क्या लिखा था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इन द स्पीच ही सेड दैट, इस स्पीच में उन्होंने क्या कहा था
कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट्स है शुड बी गिवन स्पेशल स्टेटस बट अदर्स टर्न टू एमर्ज न्यू कंट्री। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन मुस्लिम स्टेट्स है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की जो स्टेट्स है मुस्लिम स्टेट्स, उनको एक स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों को क्या समझ लिया उन्होंने इस बात से कि अब क्या है, वो जो नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका है ना, वो स्पेशली एक कंट्री ही बना देनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान। तो इस टाइप से कुछ लोगों ने अच्छा करने की सोची, बट उसको क्या कर दिया गया, नेगेटिव तौर से दिखाया गया। द सडननेस ऑफ पार्टीशन, एकदम से जो ये बंटवारा हुआ वो कैसे हुआ। लीग इटसेल्फ वॉज नॉट क्लियर अबाउट इट्स डिमांड इन 1940। लीग खुद को भी, उनको ये बात क्लियर नहीं थी, उनको नहीं पता था कि उनको क्या चाहिए 1940 में। दे डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, वो एक अलग से स्पेशल स्टेटस मांगते थे, ऑटोनॉमी मांगते थे मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज़ के लिए। बट एवरीथिंग चेंज इन जस्ट 7 ईयर्स, लेकिन हर चीज़ बदल गई 7 सालों में, 7 ईयर्स में। मैनी हु माइग्रेटेड फ्रॉम देयर होमलैंड्स इन 1947, बहुत से जिनको क्या करना पड़ गया था, अपना होमलैंड, अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी थी 1947 में। थॉट दे वुड रिटर्न एज सून एज पीस कम अगेन, उन्होंने ये सोचकर छोड़ा था कि हम वापस आएंगे हमारी जन्मभूमि पर जब क्या हो जाएगा, शांति छा जाएगी, पीस इस्टेब्लिश हो जाएगा। इनिशियली इवन मुस्लिम लीडर डिड नॉट सीरियसली रेज द डिमांड फॉर सॉवरेन पाकिस्तान, और सबसे पहले तो ये था कि मुस्लिम लीडर्स ने भी ये नहीं उनको चाहिए था कि हमें अलग से कुछ पाकिस्तान वाला एरिया ही दे दो, कि अलग कंट्री ही कर दो। इन द बिगनिंग जिन्ना वर यूजिंग द डिमांड ऑफ पाकिस्तान एज प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू मुस्लिम्स, लेकिन जो जिन्ना थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, पाकिस्तान की डिमांड जो है वो राइज करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है बच्चों, पोस्ट वॉर डेवलपमेंट्स। अब वॉर्स के बाद की डेवलपमेंट देखिए क्या था। When negotiation were began again in 1941, जब बातचीत स्टार्ट हुई 1945 में, तो जो ब्रिटिश है उन्होंने क्या कर दिया, वो एग्री हो गए क्रिएट करने के लिए एक इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वो एक काउंसिल क्रिएट करने के लिए तैयार हो गए, एक्सेप्ट फॉर द वाइसरॉय एंड द कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन किनको उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ जो हैं उन्होंने सहमति नहीं दी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बनने के लिए। सिर्फ जो बाकी ब्रिटिशर थे उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी, किसको, काउंसिल को बनने के लिए। जिन्ना डिमांडेड दैट एक्सेप्ट लीग had not an absolute right to choose all the Muslim members of the executive council। जिन्ना जो है उन्होंने डिमांड किया कि लीग के अलावा किसी के पास भी राइट नहीं होना चाहिए कि वो काउंसिल के लिए मुस्लिम्स को चूज़ करे। लीग फर्स्ट डिमांड वॉज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो लीग की पहली डिमांड थी बहुत ही अनोखी थी, ठीक है, बिकॉज लार्ज सेक्शन ऑफ द नेशनलिस्ट मुस्लिम सपोर्टेड द कांग्रेस, क्योंकि जो बहुत बड़ा जो सेक्शन था ना मुस्लिम्स का, बहुत ज़्यादा जो तादाद में जो मुस्लिम थे वो किसको सपोर्ट करते थे, वो कांग्रेस को सपोर्ट करते थे। जो प्रोविंशियल इलेक्शन है ये वापस कब हुए, 1946 में हुए। जो कांग्रेस है उनको जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल गई, साधारण सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मिल गई, कैप्चरिंग 91.3% ऑफ द नॉन मुस्लिम वोट, जिनमें से उनको लगभग सारे हिंदुओं को ही वोट मिले थे। सिख मान सकते हैं, ईसाई मान सकते हैं, लेकिन मुस्लिमों के वोट नहीं मिले थे ज़्यादातर। जो लीग है उनको क्या हो गया, वो सक्सेसफुल हो गए क्या करने के लिए, कि उनको मुस्लिम्स के लिए रिजर्व करवानी थी सीट्स, वो करवा ली उन्होंने। नाउ दे कुड क्लेम टू बी सोल स्पोक्समैन ऑफ इंडिया मुस्लिम्स, अब उन्होंने खुद को एक अकलौता जाना बोल दिया, एक इकलौता पर्सन बोल दिया कि हम ही क्या कर सकते हैं, इंडियन में जो मुस्लिम्स हैं उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं, उनके लिए बोल सकते हैं। बट ऑल्सो रिमेंबर्ड दैट अबाउट 10 to 12% ऑफ द पॉपुलेशन इंजॉयड द राइट टू वोट, लेकिन उनको ये भी पता था सिर्फ 10 से 12% लोग ही हैं जिनको वोटिंग करने का हक है। ए पॉसिबल अल्टरनेटिव टू पार्टीशन, अब दूसरा क्या तरीका था पार्टीशन के लिए, तो 1946 में जो ब्रिटिश कैबिनेट है उन्होंने 3 मेंबर्स भेजे, कहाँ पर, दिल्ली में भेजे, ताकि वो इस चीज़ को पता लगा सके, इस चीज़ को एग्जामिन कर सके कि जो लीग की डिमांड है, एंड टू सजेस्ट अ सुटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर फ्री इंडिया।
उन्होंने 3 पर्सन भेजे ब्रिटिश कैबिनेट ने दिल्ली कि वो लीग की डिमांड को भी अंडरस्टैंड करें और उनको ये भी समझाया जा सके कि क्या हम यूज़ कर रहे हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या पॉलिटिकल ढांचा हम किस तरह से बनाएं कि जो इंडिया है वो जो फ्री इंडिया हो जाएगी, मतलब ब्रिटिशर जब इंडिया छोड़कर चले जाएंगे तो इंडिया कैसे चलेगी। जो कैबिनेट मिशन है टोट द कंट्री फॉर 3 मंथ्स, उन्होंने 3 मंथ्स तक देखा कंट्री को। दे रिकमेंड अ लूज 3 टायर कन्फिड्रेशन, उन्होंने एक लूज 3 टायर कन्फिड्रेशन यानी कि संघ के लिए बोला। इंडिया वॉज रिमेन यूनाइटेड, जिसकी वजह से क्या है, इंडिया क्या रहेगा, यूनाइटेड रहेगा। इट वॉज टू हैव अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलिंग ओनली फॉरेन अफेयर, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। अब ब्रिटिशर के यानी कि कैबिनेट में मिशन के उस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगी जो सिर्फ किन मुद्दों को संभाल सकती है, फॉरेन अफेयर को संभाल सकती है, सुरक्षा को संभाल सकती है और कम्युनिकेशन को संभाल सकती है। अब जो असेंबली होगी वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होएगी। जब क्या होंगे, इलेक्शंस किए जाएंगे, जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुनेंगे। सेक्शन ए होगी हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस के लिए, सेक्शन बी होगा मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस के लिए और जो सेक्शन सी होगा वो होगा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स के लिए। इनिशियली ऑल द मेजर पार्टी एक्सेप्टेड दिस प्लान, शुरुआत में जो सारी मेजर पार्टीज थी उन्होंने इस प्लान को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है इसकी बहुत कम ज़िंदगी थी, ये बहुत कम देर तक चला क्योंकि जो दूसरी सारी पार्टीज थी वो क्या करने लगी, अब अपने अलग अलग दिमाग से सोचकर, यानी कि अलग अलग चीज़ें, उनकी थिंकिंग क्या हो गई, चेंज हो गई। जो लीग है वो क्या चाहती थी कि जो सेक्शन बी है और जो सेक्शन सी है उनके पास एक राइट हो स्पेशल कि वो क्या कर सकें, वो यूनियन से सेपरेट हो जाए, यानी कि उनकी एक अलग से कंट्री बन जाए। जो कांग्रेस है वो क्या चाहती थी कि दैट प्रोविंसेस बी गिवन द राइट टू ज्वाइन अ ग्रुप, कि प्रोविंसेस के पास ये खुद के पास पावर हो कि वो किस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहती हैं, किस सेक्शन का पार्ट होना चाहती हैं। बोथ द पार्टीज नॉट सेटिस्फाइड विद मिशन क्लैरिफिकेशन, जो दोनों ही पार्टीज थी ये क्या हो गई, ये सेटिस्फाई नहीं हुई, ये जो कैबिनेट मिशन था जो इन्होंने ग्रुपिंग की थी, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रोविंसेस वुड हैव द राइट टू सेपरेट आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन हैड बीन फाइनलाइज्ड। अब ये डिसाइड किया गया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तब क्या हो जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा प्रोविंसेस को। आफ्टर डिनाइंग दिस प्रपोजल, जो प्रपोजल इसको मना कर दिया गया प्रपोजल को, तो जो लास्ट तरीका था वो सिर्फ एक ही था, पार्टीशन यानी कि बंटवारा। ओनली महात्मा गांधी एंड खान अब्दुल गफार खान कंटिन्यू टू फर्मली अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन। सिर्फ ये 2 ऐसे पर्सन थे जिन्होंने आराम से क्या करने चाहा, इस पार्टीशन का विरोध करना चाहा, वो हमेशा से पार्टीशन नहीं चाहते थे। अब टूवर्ड्स द पार्टीशन की तरफ चले। आफ्टर विड्रॉइंग इट्स सपोर्ट, उनका सपोर्ट हटाने के बाद कैबिनेट मिशन के लिए जो मुस्लिम लीग है उन्होंने डिसाइड किया डायरेक्ट एक्शन को। डायरेक्ट एक्शन उनका ये था कि हमें क्या दे दो, हमें पाकिस्तान दे दो, हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। अब 16 अगस्त 1946 को एक डे डिक्लेयर कर दिया गया जिसका नेम था डायरेक्ट एक्शन डे। इस दिन क्या हुआ था, रियोट्स ब्रोक आउट इन कलकत्ता। रियोट्स जो थे वो कलकत्ता में स्प्रेड हो गए थे, लोग बहुत बुरी तरह लड़ाइयाँ होनी शुरू हो गई थी। कंटिन्यू सेवरल डे, बहुत दिन तक ये चली, बहुत हज़ारों लोग मारे गए। बाय मार्च 1947 में जो वायलेंस थी, हिंसा थी, वो काफ़ी पार्ट्स में फैल चुकी थी। पंजाब भी 2 पार्ट्स में बट चुका था। एक पार्ट हो गया था मुस्लिम मेजॉरिटी लोगों का और एक पार्ट हो गया था हिंदू सिख मेजॉरिटी लोगों का। यही चीज़ें कहाँ हो रही थी, बंगाल में भी की जा रही थी। बहुत से जो सिख लीडर हैं, जो कांग्रेस लीडर्स थे पंजाब में, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि शायद पार्टीशन ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, लास्ट चारा है। फिर बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक दी द विड्रॉल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अब ये जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको कैसे जो है ये ख़त्म कर दिया गया, इसको वापस ले लिया गया। द ब्लड बाथ यानी कि हत्याकांड कंटिन्यू फॉर अबाउट अ ईयर फ्रॉम मार्च 1947 ऑनवर्ड्स। मतलब एक ये मान सकते हैं ब्लड बाथ यानी कि खून की नदियां ही बह गई थी 1947 मार्च 1947 के बाद 1 साल तक। जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे गवर्नमेंट के जो क्या करते हैं कंट्री को संभालते हैं वो सारी तरह बर्बाद हो चुके थे। जो पुलिस है वो फेल हो चुकी थी फायर के लिए,
जब क्या हो गया था, आग लगानी शुरू कर दी थी लोगों ने घरों में, बहुत से लोग मारे गए थे अमृतसर में। अमृतसर की जो डिस्ट्रिक्ट थी वो क्या बन गई थी, एक रक्तपात ही बन गया था, यानी कि वहाँ तो सबसे ज़्यादा खून खराबा किया जा रहा था। जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उनको पता ही नहीं था कि वो कैसे इन सिचुएशन को संभालें, हैंडल करें। व्हेन पैनिक स्ट्राइकन, जब पैनिक इतना ज़्यादा, जो टेंशन है वो हद तक बढ़ गई कि लोग जो है मदद मांगने लग गए, तो ब्रिटिश ऑफिशियल सीधा किसके पास गए, गांधी जी, नेहरू, पटेल और जिन्ना को बुलाया गया। अब ब्रिटिशर ने स्टार्ट कर दिया था क्या करने के लिए, ब्रिटिश वर बिजी प्रिपेयरिंग टू क्विट इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर तो बिजी थे, इंडिया को छोड़ने वाले थे वो इस वक्त, इसलिए इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में बहुत से जो पुलिस मैन है वो क्या कर रहे थे, खुद के धर्मों की रक्षा कर रहे थे और दूसरे धर्मों के साथ लड़ रहे थे। फिर हमारे पास टॉपिक आता है द वन मैन आर्मी। तो वन मैन आर्मी में देखिए तो नाउ गांधी जी प्लेड अ इम्पोर्टेंट रोल टू ब्रिंग पीस। अब शांति लाने के लिए गांधी जी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। उन्होंने क्या कहा था कि प्लीज़ इस हिंसा को, इस खून खराबे को बंद कर दीजिए। उनको लगता था कि जो पीपल का जो दिल है वो बदल जाएगा, उनको चेंज किया जा सकता है अगर उन्हें समझाया जाए। वो कहाँ पर गए, वो ईस्ट बंगाल में गए और उन विलेजेस में गए, कहाँ पर, बिहार, कलकत्ता, दिल्ली। उन्होंने ट्राई किया कि वो क्या कर सकें, हिंदू और मुसलमान को खुद को एक दूसरे को मारने से रोक सकें। गांधी जी ने मुस्लिम्स को कहा कि उनको क्या करना चाहिए, उनको हिंदूज़ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और हिंदूज़ को कहा कि उनको क्या करना चाहिए, मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। गांधी जी दिल्ली पहुंच गए। कब पहुंचे, 9 सितंबर 1947 में। जो मुस्लिम है उन्होंने एक दूसरे को कहा कि दिल्ली विल नाउ बी सेव्ड, कि जो दिल्ली है अब सेफ हो चुकी है। 28 नवंबर 1947 में जब गुरु नानक देव जी का बर्थडे था, जो गांधी जी है वो कहाँ पर गए, वो गुरुद्वारा शीशगंज गए। किससे, क्या करने के लिए, वहाँ के जो सिख थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने नोटिस किया कि वहाँ पर कोई भी मुस्लिम नहीं था। चांदनी चौक की सड़कों पर, तो जो हर्ट है ओल्ड दिल्ली का, वहाँ पर जो चांदनी चौक की सड़क है वो क्या हो गया कि वहाँ पर जो है एक भी मुस्लिम उनको दिखा नहीं था। ठीक है, तो व्हाट कुड बी मोर शेमलेस फॉर अस। और इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्मनाक बात क्या है कि सिखों का इतना बड़ा त्यौहार का दिन है आज, और एक भी मुस्लिम उनको सपोर्ट करने नहीं आया है यहाँ पर। ही बिगेन अ फास्ट टू ब्रिंग पीस। उन्होंने अनशन पर चले गए, वो फास्ट रख लिया ताकि शांति आ जाए। और उन्होंने अमेजिंगली मैनी हिंदू एंड सिख माइग्रेंट्स फास्टेड विद हिम। और ये भी बात सही है कि बहुत से जो लोग हैं, जो बहुत से हिंदू हैं और जो सिख हैं, उन्होंने भी क्या किया, उनके साथ फास्ट किया, व्रत रखा। लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है जेंडरिंग पार्टीशन रिकवरिंग वुमेन। इसको पढ़ते हैं ध्यान से। स्कॉलर हैव रिटन अबाउट द हैरोइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग दिस वॉयलेंट टाइम। तो स्कॉलर्स ने बताया है कि वुमेन्स के लिए कितना ज़्यादा खौफनाक स्थिति बन चुकी थी पार्टीशन के टाइम पे। वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, उनको बेचा जा रहा था। उनकी जो लाइफ थी वो एक स्ट्रेंजर जैसी हो गई थी, अजनबियों की तरह हो गई थी। बहुत से जो न्यू फैमिलीज़ हैं उनकी नए बॉन्ड्स भी बने थे अलग अलग स्थितियों से। बट द इंडियन एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट डिड नॉट टेक एनी एक्शन रिगार्डिंग इट। लेकिन इंडिया और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उन्होंने वुमेन्स के लिए किसी भी टाइप का एक्शन नहीं लिया। अकॉर्डिंग टू वन एस्टीमेट, एक एस्टीमेट के अनुसार 30,000 जो वुमेन्स है वो क्या हो गई थी, वो रिकवर्ड हो गई थी। ठीक है, लेकिन जो 22,000 मुस्लिम वुमेन्स है इंडिया में एंड 8,000 हिंदू एंड सिख वुमेन इन पाकिस्तान वर रिमूव्ड। इनको निकाल दिया गया था, मतलब इनको भेजा जाना शुरू कर दिया गया एक दूसरी क्या करने में, एक दूसरे की बाउंड्रीज़ में। इंडिया वाले इंडिया वापस आ रहे थे, मुस्लिम वो पाकिस्तान में वापस जा रहे थे। तो जो ऑपरेशन है ये कब ख़त्म हुआ, फाइनली ये ख़त्म हुआ 1954 में। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक भयंकर स्टोरी थी हमारे पार्टीशन की, इंडिया और पाकिस्तान की। ये जो भयंकर
बंटवारा हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, इसकी वजह से कितने लोग मारे गए और कितने बेकसूर लोगों के साथ क्या क्या हुआ, इसका तो शायद हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका पूरा हो जाता है आज, चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।